हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था रिएक्शन ऑफ नॉट मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। Reaction of non-metal with chlorine. When non-metal react with chlorine, it form non-metal chloride. यानी non-metal react with chlorine, it form non-metal chloride. Non-metal chloride. Here, when non-metal react with chlorine, they form non-metal chloride. ठीक है। For example, when ये जो non-metal chlorides हैं, these are covalent in nature. These are covalent in nature. Covalent in nature. It means they are non-electrolyte. They are non-electrolyte. इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इससे इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, जो भी आपके नॉन मेटल क्लोराइड हैं। ठीक है। और अभी खास बात ये है कि ये जनरली लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में रहते हैं। जो आपके जनरली लिक्विड या गैस के फॉर्म में रहते हैं। कौन? नॉन मेटल क्लोराइड लिक्विड के फॉर्म में या फिर गैस के फॉर्म में रहेंगे। इस तरीके से नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, दे फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड। नॉन मेटल क्लोराइड जनरली लिक्विड या गैस के नेचर में मिलते हैं। ये कोवलेंट नेचर के होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस तरह के जो आपके कंपाउंड हैं नॉन मेटल, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं और ये चीज़ें बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं, लिक्विड या गैस के फॉर्म में होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास रिएक्शन है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन हुआ तो ये आपका 2HCl बना। ये आपका HCl बन रहा है, यानी ये आपका HCl है, ये कोवलेंट क्लोराइड है, कोवलेंट नेचर का है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही फास्फोरस का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होता है तो बनता है PCl3। यहाँ पर 4 लगा देंगे, 4 3 12, यहाँ पर 6 लगा देंगे तो यहाँ पर ये बन गया आपका। ऐसे ही कार्बन भी नॉन मेटल है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ तो कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2Cl। तो क्या देख रहे हैं? वे नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, दे फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड विच आर कोवलेंट इन नेचर। ये सारे ही कोवलेंट नेचर के हैं। दीज क्लोराइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट नेचर के हैं। कोवलेंट नेचर क्या होता है बच्चों? कोवलेंट नेचर का मतलब है, आगे चलकर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। कोवलेंट नेचर का मतलब है जो आपस में इलेक्ट्रॉन को लूज ना कर पाएँ, वहाँ पर आपका कोवलेंट कंपाउंड बनता है। कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली पानी में नहीं घुलते। कोवलेंट कंपाउंड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। तो ये सारे जो कंपाउंड हैं कोवलेंट नेचर के होते हैं। HCl है, PCl3 है, CCl4 है। तो रूल है, जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल क्लोराइड बनता है। और जो नॉन मेटल क्लोराइड है बच्चों, वो कोवलेंट नेचर का होता है। और कोवलेंट नेचर का होने का मतलब है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये खास बात है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, इस तरह के क्लोराइड फॉर्म करते हैं, कोवलेंट नेचर के क्लोराइड। ठीक है। अगला रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा
तो क्या बनेगा, नॉन मेटल हाइड्राइड बनेगा, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड बनाता है। दीज हाइड्राइड्स आर आल्सो कोवैलेंट इन नेचर, ये भी कोवैलेंट नेचर के होते हैं और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सल्फर का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, सल्फर नॉन मेटल है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि सल्फर का हाइड्राइड है। ऐसे ही नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है तो बनता है अमोनिया। जो अमोनिया है ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है और ये कैसे हाइड्राइड हैं, दीज आर कोवैलेंट इन नेचर, ये कोवैलेंट नेचर के हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 या 6, इस तरीके से। ऐसे ही ऑक्सीजन का रिएक्शन भी, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से होगा तो बनेगा आपका वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका बना वाटर। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में है, अमोनिया गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस के फॉर्म में है। तो जो नॉन मेटल हाइड्राइड बनते हैं वो कोवैलेंट नेचर के बच्चे बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी की हमने स्टडी किया। अब पढ़ेंगे कि यूज ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या यूज हैं। बच्चों मेटल और नॉन मेटल के यूज हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें मेटल और नॉन मेटल के बहुत सारे यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूज अपने आप मन से लिख सकते हैं, बस खाली हम आपको कुछ बता रहे हैं, खाली आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं। बाकी मेटल के नॉन मेटल के यूज आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार उनको बताते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या यूज हैं तो जो हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यूज ऑफ मेटल्स, पहले यूज ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स हैं इनके क्या क्या यूज हैं, यूजेज ऑफ मेटल्स। तो पहला यूज है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज्ड, कॉपर and aluminium metals are used to make wire which conducts, which carry electric current, because copper and aluminum are good conductor of electricity. ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पहला फ़ायदा है भाई कि कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स जो है ये आपके वायर बनाने काम में आते हैं। जो बिजली के तार हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं वायर, उनका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम की हेल्प से बनाए जाते हैं। क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस है वो बहुत ही आपका कम होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बच्चों पहला यूज था। दूसरा है आयरन की यूज एज कैटलिस्ट। दूसरा आपका है आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पर ध्यान रखना कैटलिस्ट क्या होता है। आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को बनाने में ये आपका कैटलिस्ट का काम करता है। नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन को अगर हम बनाएंगे तो आपका बनेगा अमोनिया गैस, यहाँ पर 2NH3N2, यहाँ पर 3H2। यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, ये कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट बच्चों क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब है कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच अल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करना, अल्टर का मतलब चेंज करना। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हों या अल्टर करते हों, ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट बोलते हैं। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हों उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को घटाते हैं उनको बच्चों निगेटिव कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आयरन पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यानी आयरन का इस्तेमाल हम लोग अमोनिया बनाने में करते हैं। अमोनिया जो है आपका अमोनिया बनाने में हम लोग कैटलिस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं वो कैटलिस्ट आपका जो है आयरन होता है, यानी आयरन को डालने से अमोनिया बनने की स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम आयरन नहीं भी डालेंगे तो भी अमोनिया बनेगी, लेकिन तब अमोनिया का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो स्लो होगा, लेकिन आयरन कैटलिस्ट डालने से अमोनिया बनने की स्पीड बढ़ जाती है। तो बच्चों ये यूज है। तीसरा यूज है बच्चों लिक्विड मरकरी। मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर। आप जानते हैं मरकरी, तो द लिक्विड मेटल मरकरी इज द लिक्विड मेटल, केवल लिक्विड मेटल, ये रूम टेम्परेचर पर जो मेटल है ये मर्क्यूरी Hg, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड मेटल मर्क्यूरी इज यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर बनाने का काम आता है। तो ये इसका नेक्स्ट यूज है। उसके बाद में अगला इसका यूज है सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स। ये भी आप जानते होंगे, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स। गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। ज्वेलरी बनाने काम में आते हैं, ठीक है, गहने बनाने काम में आते हैं। सिल्वर और गोल्ड की हेल्प से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका हाथ में पहनने वाली अंगूठी है, ठीक, जंजीर है, इस तरीके से आपका सिल्वर और गोल्ड नाम के मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में एल्युमिनियम जो है आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल are used to make household utensils and factory equipments. फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, तो बच्चों ये आपका इस्तेमाल है। इसकी हेल्प से हम लोग जो फैक्ट्री इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले और घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले यूटेंसिल्स बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगला यूज है कि आपका जर्कोनियम मेटल इज यूज मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय। जर्कोनियम मेटल इज यूज टू मेकिंग जर्कोनियम मेटल जर्कोनियम, इसका सिंबल बच्चों ZR। जर्कोनियम मेटल इज यूज्ड टू मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय। बुलेट प्रूफ एलॉय बनाने का काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्रोमियम
निकल, क्रोमियम, निकल, chromium and nickel metals, chromium and nickel metals, chromium and nickel metals are used, chromium and nickel metals are used for electroplating, are electroplating, chromium and nickel metals are used to electroplating का मतलब होता है बच्चों एक मेटल के लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना। आप देखते हैं जैसे कि बहुत सारे जो मेटल हैं उनके ऊपर हम एक निकल की पॉलिश कर देते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जिससे वो ज़्यादा अच्छी लगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज्ड टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने काम में आता है ये आपका। तो इस तरह से बच्चों ने क्या देखा कि जर्कोनियम मेटल्स, एल्युमिनियम मेटल, क्रोमियम मेटल, ये सारे जो मेटल हैं इनका यूज है। ऐसे बहुत सारे यूज हैं, ये हमने 2-4 यूज आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल का यूज हम लोग घंटी बनाने में करते हैं, जैसे मंदिर की घंटी है या स्कूल की घंटी है, क्योंकि मेटल की एक आवाज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग दे आर सोनरस इन नेचर। तो इस वजह से हम घंटी बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेटल का इस्तेमाल आपका ऑटोमोबाइल में होता है, बहुत जगह पर आप देखते हैं कि जो बॉडी है, पहिए है, रॉयल व्हील वगैरह बनाने काम में। तो इस तरीके से हम बहुत सारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन में बनाने काम में आ सकते हैं, या फैब्रिकेशन में भी देखते हैं मेटल का इस्तेमाल होता है कि घरों में जो आपके दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, जालियाँ हैं, ठीक है, या रेलिंग लगी हुई है, तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से और बहुत सारे मेटल के यूज होते हैं, लेकिन हमने खास उनके यूज दिखाए हैं। दीज आर द कार्ड यूज ऑफ मेटल्स। नाउ यूज ऑफ नॉन मेटल्स, जहाँ पर मेटल का बहुत सारा यूज है, नॉन मेटल का भी अपना अपना यूज होता है। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स का पहला यूज है हाइड्रोजन इज यूज फॉर द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मतलब वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने के लिए भी हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल से तो क्या हमारा है ये वेजिटेबल ऑयल को अगर हमको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा आपका बन जाएगा वेजिटेबल घी बन जाता है। तो इस तरीके से आपका वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजिनेशन नाम का प्रोसेस इस्तेमाल होता है, जिसमें कि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो यूज ऑफ नॉन मेटल में एक नॉन मेटल का यूज ये है कि हम इसकी हेल्प से वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर पाते हैं। दूसरा यूज है हाइड्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया। हाइड्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है, यानी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अमोनिया गैस बनेगी। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ लगा दिया, फिर लगा दिया। तो इस तरह से दूसरा आपका इस्तेमाल ये होता है। उसके बाद में लिक्विड हाइड्रोजन यूज जैसे रॉकेट फ्यूल। जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता है। तो ये भी ले सकते हैं हम लोग पॉइंट। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। क्लियर। तो रॉकेट फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है
कि सल्फर इज यूज मेकिंग गन पाउडर। सल्फर का इस्तेमाल गन पाउडर के रूप में होता है। सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग गन पाउडर, यानी जो बारूद जिसको कहते हैं, गन पाउडर को बनाने में सल्फर का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा सल्फर का यूज है। उसके बाद में अगला यूज है सल्फर इज यूज फॉर द इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ रबर। अगला पॉइंट है सल्फर इज यूज फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर होती है, वो सॉफ्ट होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर मिला देते हैं जिससे कि वो रबर हार्ड हो जाती है। और इसका इस्तेमाल हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल रबर होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। ऐसी सॉफ्ट रबर के अगर हम टायर बनाएंगे, मोटरसाइकिल के टायर, कार के टायर, ट्रक के टायर, तो बहुत जल्दी घिस जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें हम थोड़ा क्वांटिटी में सल्फ़र मिलाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं, वल्केनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये हम 12th क्लास में सीखेंगे। तो अभी खाली यही बता रखिए, सल्फर इज यूज फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी का मतलब जो सॉफ्ट रबर है उसको हार्ड रबर बनाने के काम में आता है सल्फर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जहाँ पर मेटल के यूज हैं, नॉन मेटल के भी यूज बच्चों कम नहीं है। नॉन मेटल भी बहुत जगह पर यूज होता है। उसके बाद में नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर। यानी नाइट्रोजन का इस्तेमाल है। नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग नाइट्रिक एसिड अमोनिया एंड फर्टिलाइजर। मतलब फर्टिलाइजर यानी खाद जिसको बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर बनाने के भी काम में करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाने के भी काम आता है। और इसके अलावा ये आपका जो काम आता है अमोनिया बनाने में। उसके बाद में नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, like TNT and nitroglycerin. Compounds of nitrogen like TNT, trinitrophthalate, TNT and nitroglycerin are used as explosive जानते हैं। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक बनाने में, जैसे RDX वगैरह होता है, ठीक है। उस तरीके का एक आपका कंपाउंड है नाइट्रोग्लिसरीन, और एक कंपाउंड है TNT का नाम है। TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटालवीन, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटालवीन कहते हैं शॉर्ट में, इसको कहते हैं TNT। इस तरीके से देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का भी आपका इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं तक। उसके बाद में आपका सल्फर यूज में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम में भी होता है। सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम में आता है।
किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूज हैं। कुछ यूज हमने जो पढ़े कि मेटल के क्या यूज हैं और नॉन मेटल के यूज क्या हैं। तो बच्चों हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोग सीख चुके हैं कि भाई मेटल क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल किसको कहते हैं, तो दोनों की डिफिनीशन सीखी हमने। फिर प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखा हमने, बहुत सारी मेटल की प्रॉपर्टी थी, जैसे मेलेबिलिटी थी, डक्टाइल नेचर के थे, सोनोरस थे, ठीक, मेटल की लस्टर्स होती थी। ऐसे मतलब मेटल के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी सीखी। ऐसे ही नॉन मेटल के बारे में भी हमने बच्चों में बहुत सारी प्रॉपर्टी सीखी। तो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स का जिक्र किया, ठीक है। और उसके बाद में यूज ऑफ मेटल और यूज ऑफ नॉन मेटल, ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कैसे मेटल क्यों आपस में रिएक्ट करते हैं। हाउ डू द मेटल रिएक्ट, हाउ डू द मेटल रिएक्ट, हाउ डू द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, आखिर मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं। हाउ डू द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, क्यों रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक वो एलिमेंट जो रिएक्ट करते हैं और एक वो एलिमेंट जो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। यानी जो रिएक्ट नहीं करते उनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये ऑर्डिनरी कंडीशन पर किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक, स्पेशल कंडीशन पर रिएक्ट करते हैं। उन एलिमेंट के नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन और रेडन, ठीक है। हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडन, ठीक है। तो ये सारे हमारे नोबल गैसेस कहे जाते हैं। ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। ये एलिमेंट स्पेशल कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट तो रिएक्ट करते ही नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ बहुत सारे जो एलिमेंट हैं, जैसे कि आपके अदर एलिमेंट में आ गए, आपके सारे इनको छोड़ करके अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट, यानी इनको छोड़ करके सारे एलिमेंट ये आपस में रिएक्ट करते हैं किसी न किसी से। तो आखिर क्या वजह है कि ये आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं और ये आपस में क्यों नहीं रिएक्ट करते, ठीक है। जब साइंटिस्ट लोगों ने इसका पता किया तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो ये गैसेस होते हैं नोबल गैसेस, इनकी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, हीलियम को छोड़ के। इसके पास खाली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर चूँकि 2 है इसलिए, इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसके पास 2,8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 18 है तो 2,8,8 होते हैं। ऐसे इसका एटॉमिक नंबर है आपका 36 लिखेंगे, इसका होता है 54, इसका होता है 86। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन लिखेंगे तो देखेंगे निकाल करके सबकी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, खाली हीलियम को छोड़ करके। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जिन एलिमेंट की बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, और जिनके पास लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके किसी भी तरीके से अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। और जैसे ही उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो आपस में रिएक्ट करना फिर बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट हैं किसी भी तरीके से इनके पास एक टेंडेंसी है कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। क्यों? लाइक नोबल गैसेस, जैसे इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में हो जाएंगे वो आपस में रिएक्ट करना बंद कर देंगे। यही वजह है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों यही काम कर रहे हैं, अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं। जहाँ पर मेटल बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन को लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 22,8,8,2, तो इसकी बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पहले वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो जो इसके पहले वाली सेल है वही वाली सेल बाहर वाली बन जाएगी और उसके पास बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार मेटल अपने बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, उसी तरह से जो नॉन मेटल है वो भी
बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। इसका मतलब है कि जो मेटल और नॉन मेटल जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके पीछे रीजन क्या है, टू कंप्लीट ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना, अपनी बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, यही इनका टारगेट है। तो आप समझ जाएंगे कि भाई मेटल और नॉन मेटल आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं। एक मोटी सी बात है कि नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने के लिए ही मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल और नॉन मेटल हैं ये दोनों क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके, यानी अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। तो यानी जो मेटल और नॉन मेटल हैं उनका एक ही मोटो है, एक ही टारगेट है कि अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। तो जब अपनी बाहर वाली सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं बच्चों, तो बाहर वाली सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं तो बाहर वाली सेल में 8 पूरा करने के पास 2 तरीके होते हैं। कौन से 2 तरीके? एक तरीका तो बच्चों ये होता है कि वो ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉन को 8 कर सकते हैं, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे कर देना। और दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे रहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में मिलेंगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नॉन मेटल मिलें तो फिर वहाँ पर लूज करने वाला कोई नहीं रहेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते हैं, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मेटल और नॉन मेटल या जो आपस में रिएक्शन होता है उसकी वजह क्या है, ये आपकी वजह है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना या शेयर करना। तो यहाँ पर एक शब्द आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 11वीं क्लास में इसके डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो शुरू में अगर हमको इसकी जानकारी रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा और आपको आगे की बात भी समझ में आ पाएगी आसानी से। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं लिखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which binds to it is a type of force which binds to more than 2 atoms together, more than 2 atoms together। मतलब केमिकल बॉन्ड क्या है कि ये टाइप ऑफ फोर्स, केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का फोर्स है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम को आपस में बांधे रखता है, ठीक है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड का मतलब एक प्रकार का बॉन्ड जिससे 2 एटम आपस में बंध जाए। जैसे मान लो 2 एटम है, अभी अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन ये बंध जाएं तो उस बंधने को जो फोर्स है जिसके थ्रू ये बंध रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इसलिए टाइप ऑफ फोर्स विच बाइंड्स 2 or more than 2 atoms together, ठीक है। तो 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड मेनली। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा बॉन्ड बच्चों होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो 2 प्रकार के बच्चों में भी बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड और भी होते हैं। अभी फिलहाल बॉन्ड के बारे में सीखेंगे, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कई बार जब हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी सिखाया था, केमिकल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो मेटल के क्लोराइड्स हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं और कोवैलेंट जो क्या नाम जो नॉन मेटल के क्लोराइड्स होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं। तो मेटल के क्लोराइड आयनिक नेचर के और नॉन मेटल के क्लोराइड कोवैलेंट नेचर के। तो ये आयनिक और कोवैलेंट नेचर होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड तब बनता है व्हेन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, व्हेन transferring of electron takes place when transferring of electron takes place, it means
one atom loses the electron and another atom gains the electron. It means one atom, तो कौन सा एटम था जनरली? मेटल. It means one atom loses the electron and other atom gains the electron. तो कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है? जो जनरली नॉन मेटल होता है. तो जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. तो आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो वहाँ कहीं पर अगर जो बॉन्ड बनता है, जो फोर्स आता है, उसी फोर्स को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल. फॉर्मेशन ऑफ NaCl नाम का जो कंपाउंड है, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है. तो सोडियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 17. इसका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2,8,1 आएगा. इसका लिखेंगे तो 2,8,7 आएगा. तो हम देख रहे हैं कि दोनों की बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों नहीं है. इसके पास बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. दोनों के पास 8 नहीं है, दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो ये एलिमेंट ही चाहते हैं हमारे पास भी नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाए. इससे क्या करेंगे? ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इसके पास 2,8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन उसने Cl को दे दिया है. और Cl क्या करेगा कि ये जो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. तो इसके पास बाहर वाली सेल में भी 8 हो गए, इसके पास भी बाहर वाली सेल में 8 हो गए. तो जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया. ध्यान रखना है कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जो कि मेटल होगा. इलेक्ट्रॉन गेन कौन सा करेगा? नॉन मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है. सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज. Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 निगेटिव चार्ज आ गया. तो इस तरीके से ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का आना, यानी इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा है, व्हेन टू लाइक चार्जेज रिपेल्स ईच अदर, लेकिन अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ पर दोनों अलग अलग चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स का नाम है आपका केमिकल बॉन्ड. तो ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर आयन फॉर्म होते हैं. आयन्स आर चार्ज पार्टिकल्स. आपने 9th क्लास में सीखा होगा. एटम और आयन में फ़र्क होता है. एटम्स न्यूट्रल होते हैं और आयन के ऊपर चार्ज रहता है. आयन 2 प्रकार के होते हैं. जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कैटायन कहते हैं, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है उनको एनायन कहते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर आयन जो बनते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड. ठीक है. और ये किस तरह से बनते हैं? एक एटम इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है. जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएगा. जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा. जैसे यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया. अगर कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक बच्चों. इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का मतलब ये होता है. अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे. जैसे एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 ऐसे एलिमेंट हैं. इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक नंबर 16. ये हो जाएगा 8 एटॉमिक नंबर. ये हो जाएगा आपका 2, 8, 8, 2 और ये हो जाएगा 2,6. अब देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. इसको 2 चाहिए, इसने 2 लूज कर दिया इसको. तो इसने क्या किया? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आए. 2,8,8 इसके पास 8 हो गए. ऑक्सीजन ने क्या किया? 2,
6 है, इसमें 2 गेन कर लिया 8 हो गए, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, इसी फोर्स की वजह से ये आपस में बंधे हुए हैं। यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन ये एक फोर्स के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड, और उस केमिकल बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर आयन बनते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सोडियम सल्फाइड का। सोडियम सल्फाइड ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये कैसे बनता है बच्चों? सोडियम और सल्फर 2 एलिमेंट हमारे पास, और सोडियम को रखेंगे यहाँ और सोडियम को रखेंगे यहाँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अभी आपको पता चल जाएगा। 2,8,1 और 2,8,1 और ये सल्फर है, इसका 16 रहता है 2,8,6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेकिन ये एक लूज कर सकता है। तो ये एक लूज इधर से करेगा बच्चों और एक लूज करेगा इधर से। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो सल्फर को मिल जाएंगे 2 और उसका काम चल जाएगा, क्योंकि उसको तो 8 होना चाहिए। इसलिए सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कर रहा है, इसके पास बचेगा 2,8, 1 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया। सल्फर फिर इस सोडियम ने क्या किया? इसके पास भी 11 थे, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास भी 8 हो गए। सल्फर के पास कितने थे? 2, 8, 6। तो 6 था, एक इसमें को मिल गया, एक इससे मिल गया, तो इसके पास भी 8 हो गए। सोडियम ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, लेकिन सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से इनके बीच में एक फोर्स बन जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये तभी हमने सल्फर को बीच में रखा है। इस तरीके से क्या हुआ कि आपका सोडियम सल्फाइड नाम का कंपाउंड बन गया, क्योंकि इनके बीच में एक प्रकार का फोर्स लगने लगा, और वो फोर्स जो है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। मतलब उनके पीछे रिएक्ट करने के पीछे उनका कारण क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना, अपनी बाहर वाली सेल में ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, लाइक नोबल गैसेस। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड हैं आयनिक कंपाउंड। अब घर पे आप प्रैक्टिस करके बताइए। जैसे कैल्शियम क्लोराइड बना के दिखाना है आपको, सोडियम ऑक्साइड बना के दिखाना है, पोटेशियम सल्फाइड बना के दिखाना है, ठीक है, और आपको दिखाना है कैल्शियम सल्फाइड। इतना आप उनको करके दिखाएंगे, इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हमने बताए हैं। ठीक। अब बच्चों आयनिक कंपाउंड जो हमने पढ़े, अब उन आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब बच्चों वो है कि जिन कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड था, कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड था, सोडियम सल्फाइड आयनिक कंपाउंड है। ठीक, क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो पहला पॉइंट ये है कि दीज कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर। पहला खास बात क्या है? दीज कंपाउंड्स are generally these compounds are generally solid in nature। ये कंपाउंड जनरली सॉलिड नेचर के होते हैं, पहली खास बात। दूसरी खास बात क्या है? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी, और दूसरी खास बात क्या है? पहली खास बात तो देखा हमने कि ये जनरली आयनिक सॉलिड नेचर के होते हैं, यानी लिक्विड या गैस की स्टेट में बहुत ही कम मिलते हैं। पहली खास बात ये रहती है। दूसरी बात क्या खास बात रहती है? These compounds are soluble in water। जो आयनिक कंपाउंड हैं, these compounds are soluble in water। पानी में घुल जाते हैं, soluble in water, ये खास बात है। और तीसरी खास बात क्या है कि these compounds conducts electricity। these compounds conduct electricity। These compounds conduct electricity in their molten state or aqueous solution।
मॉर्टल स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉर्टल स्टेट का मतलब बच्चों क्या होता है? मॉर्टल स्टेट का मतलब है उसको हम गर्म करके पिघला दें, बिना पानी मिलाए उसको हम पिघला दें, मतलब थ्रू हीट गर्म करके हम पिघला दें इसको। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी में बना हुआ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन होगा या मॉर्टल स्टेट में होगा तभी इन कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। यानी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, कब? ड्राई स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब उनको पानी में घोला जाए, या फिर मॉर्टल स्टेट में ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक बच्चों, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड ड्राई स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कब करते हैं? मॉर्टल स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। और चौथी इसकी खास बात है कि दीज कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, दीज कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या रीजन इसका? पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो बच्चों, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड है उनकी खास बात ये होती है कि आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी मॉर्टल स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, और आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की। अब उसके बाद बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड बच्चों किसको कहते हैं? फॉर्म्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। These compounds are formed by equal number of sharing of electrons, and the bond present in these compound are known as कोवैलेंट बॉन्ड। तो चाहे आपसे कोवैलेंट बॉन्ड डिफिनेशन पूछी जाए, चाहे कोवैलेंट कंपाउंड डिफिनेशन पूछी जाए, दोनों डिफिनेशन हमको यही लिख देना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बच्चों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयर करने के बाद अपनी बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। जैसे कि पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके अपनी बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे थे। अब की क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपनी बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो जनरली 2 नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो अगर 2 नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन है, या फिर आपका ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये सभी नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर 2 एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, और इसको हम लोग सिंगल लाइन से नोट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो बनता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी इस तरीके से, इसका मतलब हियर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेक्स प्लेस। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बनता है ट्रिपल
कोवेलेंट बॉन्ड, ज्यामिति के लिए N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो बनते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है कि दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल नंबर का मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये भी एक ही करेगा, ये दो कर रहा है तो इसको भी दो ही करना पड़ेगा, अगर ये तीन कर रहा है तो इसको तीन करना पड़ेगा, तभी आपका इस प्रकार का बॉन्ड बच्चों बनता है। तो यहाँ पर हम इसके डायग्राम बना के दिखाते हैं बच्चों। पहले दिखाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है और दो इलेक्ट्रॉन कर लेता है लाइक हीलियम, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H बना। O2 कैसे बन रहा है, O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8, 2, 6, इसके बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बच्चों कोर इलेक्ट्रॉन, CORE, कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब रहता है हमको, तो 6 में से क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खर्च कर रहा है, ये 2, ये 2, 6 में से 2 खर्च कर लिए, बचे कितने 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्या देख रहे हैं बच्चों, किस तरीके से यहाँ इसने क्या किया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक बच्चों, तो बाकी जो है इलेक्ट्रॉन दो शेयर हो गए, बाकी रख देंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से क्या देखा बच्चों ने, ये जो ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ यहाँ पर बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों जब तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 7, 2, 5 हमने बोला, या इनके एलिमेंट जो हैं उनका एटॉमिक नंबर मास नंबर जरूर याद करें, इसका बहुत जगह पर जरूरत पड़ेगी। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 में से तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, 5 में से 3 खर्च कर लिया, 2 बच गए, यहाँ पर रख दिया, 2 यहाँ बच गए, तो 3, 3, 6, 2, 8, 6, 2, 8 है, दोनों एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों काम चल गया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है। यहाँ पर देखा हमने कि ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ ही किया, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ किया और नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एलिमेंट केवल अपने आप से ही रिएक्ट करते हैं, ये दूसरे एलिमेंट से भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन है, दूसरा एटम ऑक्सीजन है, तो क्या करता है, सबसे पहले इनका हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 2, 4, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, 2, 6, फिर उसके बाद में देखेंगे इनके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 2 इधर और 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 और 2 ऑक्सीजन के। कार्बन के चारों खर्च हो चुके हैं, ऑक्सीजन के 6 थे, 6 में से 2 खर्च के 4 बच गए, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 4 बच गए, 1, 2, 3, 4। इस तरह से देखेंगे बच्चों, ये कितने हो गए, इसके पास 8, इसके पास भी कितने हो गए 8, इसके पास कितने हो गए 8, यानी हर एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर कार्बन को देखो, ऑक्सीजन और कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ऐसे यहाँ पर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक बच्चों, तो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे मीथेन गैस एक होती है, मीथेन गैस। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का 2, 4 और हाइड्रोजन का 1 रहता ही है। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इसके साथ करेगा, एक इसके साथ करेगा, एक इसके साथ करेगा। हाइड्रोजन के पास 2 हुए, 2 लाइक हीलियम गैस, क्योंकि हाइड्रोजन केवल 2 करता है, बाकी सारे एलिमेंट 8 करते हैं, कार्बन के पास 8 हो गया। यहाँ पर क्या देखा हमने, कार्बन और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस तरीके से मीथेन का जो डायग्राम इस तरीके से बना बच्चों। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, आपको बनाने भी हैं। जैसे कि हमको बनाना है एसिटिलीन नाम की गैस, C2H2 गैस।
ये गैस है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस के नाम से जानते हैं C2H2। ये क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 3 और C2H2 यहाँ पर बन जाएगा, C2H2 कंपाउंड में बन जाएगा, सॉरी C2H2 है और यहाँ पर एक C2H4 रहता है, तो इसका नाम है C2H2 एसिटिलीन गैस। ठीक है, ये वेल्डिंग पर्पज के लिए काम आती है। अब यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर है आपका 6, 2 का 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, ये हो जाएगा 1। अब हमको बनाना है का C2H2, तो C2 और H2, ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। तो कार्बन के बीच में तब 3 इलेक्ट्रॉन है कि कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर सकता है, ये कार्बन ने खर्च कर लिए। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से काम आ गया, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से काम आ गया। और ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसके पास 2 हुए, इसके पास 2 हुए, इसके पास 6 to 8 हो गए, इसके पास भी 6 to 8 हुए। इस तरह शेयर कर दिया। यहाँ पर कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से दिखाना है ऐसे, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है ऐसे, चाहे जैसे दिखाएं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका कंपाउंड है आपका एसिटिक एसिड, जिसको बोलते हैं विनेगर, CH3COH, उसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से बनाएंगे। जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ एक इलेक्ट्रॉन में शेयर करा देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप कुछ होमवर्क दे रहे हैं करने के लिए, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे आप बनाइएगा C2H4 का, C2H6 का, CH3OH का, C2H5OH का, क्लियर। तो ये कंपाउंड के इनके डायग्राम बनाइए तो आपको पता चलेगा कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ठीक कितने बनाइए, फिर हम और भी आपको बताते हैं। इस तरीके से ये कोवलेंट कंपाउंड इस तरीके से बनते हैं। उसके बाद बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आयनिक कंपाउंड की जैसे हमने प्रॉपर्टी सीखी, ऐसे ही कोवलेंट कंपाउंड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों। तो पहला पॉइंट है, these compounds are generally ये कंपाउंड तीनों स्टेट में लिख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी रहते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड आपके, हालांकि सॉलिड जनरली गैस में और लिक्विड में ज़्यादा रहते हैं, सॉलिड में भी रहते हैं लेकिन जनरली लिक्विड और गैस में रहते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठीक। जबकि आयनिक वाले सॉलिड में रहते थे। तो अब ये जो कंपाउंड हैं जो कि लिक्विड और गैस में रहते हैं, ये आपके कंपाउंड, पहली खास बात ये है कि अधिकतर ये लिक्विड या गैस में रहते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है कंपाउंड की, दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, किसी भी स्टेट में नहीं कर सकते। ना तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में करते हैं, ना ही इनको एक्वस सॉल्यूशन अगर पानी में घोल दिया जाए तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी दीज कंपाउंड्स आर कार्ड, इनको अगर पानी में घोल दिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए।
तो these compounds do not conduct electricity। दूसरी खास बात होती है इनकी। तीसरी खास बात क्या होती है? these compounds are not soluble in water। ये कंपाउंड वाटर में जनरली नहीं घुलते, जबकि वो कंपाउंड पानी में घुल जाते थे। These compounds are not soluble in water, but घुलते कहाँ पर हैं? But soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? लाइक पेट्रोल, ईथर, एसीटोन, बेंजीन और बहुत सारे पीटीसी, इनमें ये घुल जाते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना है आपको कि ये कंपाउंड आपके पानी में नहीं घुलते, लेकिन आपके घुल जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और चौथी खास बात होती है कि इन कंपाउंड के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कम होते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ these compounds are the boiling point of these compounds are lower than ionic compound, ठीक। बट डायमंड इज एक्सेप्शन, डायमंड एक्सेप्शन। डायमंड कोवैलेंट होने के बाद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर सॉलिड है, जनरली सॉलिड कम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड है तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और अगर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो डायमंड ऐसे ही यहाँ पर दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, बट ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। बट ग्रेफाइट यहाँ पर लिख सकते हैं, ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, मतलब ये आपका कोवैलेंट होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये दोनों बातें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। और इसकी वजह से हम कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में फ़र्क देख सकते हैं। तो जब भी किसी कंपाउंड में कहा जाए कि दी कंपाउंड हैविंग कोवैलेंट नेचर, तो इसका मतलब ये सारी बातें उसके अंदर आ जाएंगी। कौन सारी बातें? कोवैलेंट नेचर का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जनरली लिक्विड गैस में भी होता है, लेकिन सॉलिड में भी होता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड में होते ही नहीं। दूसरी बात यह है कि दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट देखते हैं एक्सेप्शन है। ऐसे ही ये जो कंपाउंड हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होते हैं आयनिक कंपाउंड कंपेरिजन में, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि डायमंड ऐसा नहीं है। उसके बाद में ये कंपाउंड जो है आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरीके से हम कोवैलेंट अगर नेचर का है तो इसका मतलब ये सारी बातें उसमें अप्लाई होंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कंपाउंड आयनिक नेचर का है तो उसमें आयनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? दीज कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर, ये हो जाएगा। दूसरा बात, दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल सकते हैं, घुल जाते हैं। और तीसरी बात है, दीज कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि कंपाउंड है। और अगला पॉइंट है कि दीज कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉडर्न स्टेट आर एक्वस सॉल्यूशन। तो आयनिक नेचर का मतलब ये सारी प्रॉपर्टी उसमें लग जाती हैं। ठीक है बच्चों, अगला लेक्चर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़ें।